वैसे तो बचपन जीवन का सबसे सुनहरा दौर होता है। न कोई फिक्र, न कोई डर, सिर्फ खाना, खेलना और सो जाना, बस यही तो दिनचर्या थी। कोई अच्छी चीज़ घर में आती तो सबसे पहले हमें मिलती। कोई पकवान या स्वादिष्ट भोजन बनता तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मिलता, और अगर जिद करो तो बार बार भी मिलता था। घर से लेकर बाहर तक सबका दुलार मिलता, रिश्तेदारों का भी खूब प्यार मिलता। वह आते तो गोदी में उठा लेते, प्यार से गाल खींचते और जाते जाते 2-4 रुपए भी थमा जाते। उस समय हमारी 5 उंगलियां सचमुच घी में रहती थी। हाँ, एक कष्ट जरूर था, अम्मा की कभी कभार की मार, लेकिन यह भी आधा ही कष्ट था। जैसे ही अम्मा की डांट या पिटाई बढ़ती तो कोई ना कोई बीच बचाव में आ ही जाता था। फिर मैं अपनी अदाकारी शुरू करता, खूब हाथ पैर पटकता, पंचम सुर में चिल्लाता, और जैसे ही आंसू गिरते अम्मा की गोदी फिर खुल जाती। पिटाई के बाद मनुहार, गाली के बाद गुड़। बचपन का यह संतुलन अद्भुत था, लेकिन एक पूरा दर्द था जिसकी कोई दवा नहीं थी। वह दर्द था हमारा छोटा होना। छोटे होने के कारण कोई हमें उस तरह से भाव नहीं देता था जैसा हम चाहते थे। सब लोग हमें बिल्कुल हल्के में लेते थे। कुछ भी करने को कहो तो बस एक ही जवाब मिलता था, अरे तुम अभी छोटे हो। साइकिल चलानी हो, तुम अभी छोटे हो। बैलगाड़ी अकेले चलानी हो, तुम अभी छोटे हो। कुएं से पानी भरना हो, तुम अभी छोटे हो। जैसे छोटा होना कोई जुर्म हो, अपराध हो। उस समय मुझे लगता कि क्या छोटे बच्चे बिल्कुल नकारा ही होते हैं, किसी भी काम के नहीं होते। पर साल में एक वक्त ऐसा भी आता था जब यही छोटापन हमारे लिए अभिशाप से वरदान बन जाता। बेसवारा की बड़ी गांव में हमारे घर के पीछे 2 छप्पर और 2 बंगला थे। बताते चलूं कि छप्पर वो है जिनका ऊपरी सिरा घर की दीवार पर टिका होता है और निचला सिरा बल्लियों के सहारे जमीन से कुछ ऊपर टिका होता है। बंगला को घर की दीवारों के सहारे की जरूरत नहीं होती है, यह स्वतंत्र होता है, अपने सहारे ही टिका होता है। शायद इसीलिए इसे छपरी या छपरा नाम न देकर सम्मानित नाम बंगला दिया जाता है। हालांकि यह शहरों वाले बंगले से बिल्कुल भिन्न और साधारण होता है। गांव के बंगले के छप्पर के दोनों सिरे बल्ली के सहारे टिके होते हैं। यह बीच में से किसी मोटी लकड़ी, बांस या सफेदा के सहारे 2 ऊंचे खंभों पर टिका होता है, जबकि दोनों निचले किनारे बल्ली या मिट्टी या ईंट की कम ऊंचाई वाली दीवार के सहारे टिके होते हैं। फिर बंगला से बाहर निकलते हैं और मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह कि बरसात शुरू होने से पूर्व ही छप्पर और बंगलों के नीचे गोबर, मिली मिट्टी में लौकी यानी कि घिया, तरोई, कुम्हड़ा यानी कि कद्दू आदि बो दिए जाते हैं। जैसे ही एक कुछ बड़े होते, इन पौधों की लता को किसी लकड़ी या डंडी के सहारे छप्पर और बंगलों पर चढ़ा दिया जाता। बरसात शुरू होते ही इन पौधों में हरी पत्तियों में सफेद पीले फूल निकलने लगते। कुछ ही दिनों में लौकी, कद्दू और तरोई की बेलें पूरे छप्पर और बंगलों पर फैल जाती थी। कुछ दिन बाद बत्तियां निकल आती, तब हमें उनकी ओर उंगली करने की मनाही होती थी, क्योंकि लक्ष्मण जी सदियों पहले चेता गए हैं, यहाँ कुम्हड़ बत्तियां को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाई। दूर से दिखने वाली बत्तियों को बुआ काले कपड़ों से ढक दिया करती थी ताकि किसी की नजर इन पर न लगे। फिर यह बत्तियां धीरे धीरे बड़ी होती, इनमें लंबी और गोल 2-2 तरह की हल्के हरे रंग की लौकी फटती और कुछ गहरे हरे रंग की तरोई और कद्दू भी निकलने लगते। यही वह समय होता था जब घरवालों को हमारी वैल्यू पता चलती थी। यही वह वक्त होता था जब मुझे एहसास होता कि हम भी किसी काम के हैं, क्योंकि छप्पर और बंगले के नीचे लटकने वाली तरोई, लौकी और कद्दू तो कोई भी तोड़ लेता था, पर छप्पर बंगले के ऊपर ऊंचाई पर फलने वाली इन सब्जियों को तोड़ने के लिए मुन्ना सी बेस यानी कि मुझे याद किया जाता। चाचा मुझे गोदी में लेकर छप्पर बंगले पर बैठा देते।
जब कोई बड़ा पुरुष घर में न रहता तो फिर अजिया सीढ़ी लगाकर मुझे छप्पर बंगले के ऊपर चढ़ा देती और तब हम कुछ भाव खाते हुए घर वालों को यह बताते हुए कि देखो हम कितने काम के हैं, अपने छोटे छोटे हाथों के सहारे दबे पांव आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए लौकी तरोई कुम्हड़ा तोड़ते जाते और उन्हें नीचे खड़े चाचा अजिया को पकड़ाते जाते। कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद सीढ़ी से या फिर चाचा की गोदी में सावधानी पूर्वक उतर आते। फिर मैं नीचे आकर गर्व से थोड़ी देर टेढ़ा टेढ़ा चलता था।